चलिए, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई वैल्यू भी किया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली भी थी, उस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं ये भी बता दिया था। अब उसके आगे हम बात कर रहे हैं। अगर एक ओवरऑल मैं आपसे बोलूँ तो ये आपका एक ओवरऑल सीएफटी कंप्लीट हो गया, लेकिन अब जो उसमें अच्छे अच्छे सवाल होते हैं वो कैसे करेंगे हम, वो अब हमें करने हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन है एक तरह से अच्छे सवालों का, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन भी एक तरह की थ्योरी है। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब यहां पर जो पहला डाउट आ गया वो यह आ गया कि ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट आ गई कॉम्प्लेक्स में वो ये हो गई कि एक तो आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला कभी नहीं देगा वो, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का भी फॉर्मूला नहीं देगा, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ये भी हमेशा आपको याद होना चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ, ये भी हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये मैंने बताया था आपको कहां पे, जब मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा था। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर आपको ये मिलेगा एफई वाला, FeH2O5 सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब आपको पूछा गया है कि यहां पर इसका Fe का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पर जो एक खास बात होती है ना वो आपको ध्यान रखनी है, पता है क्या, वो ये कि यहां पर जो ये NO है, इस NO का बिहेवियर बड़ा अजीब होता है। NO के लिए जब आपको लिगेंड पढ़ाया था तो उस लिगेंड में आपको मैंने बताया था कि या तो ये पॉजिटिव लिगेंड हो सकता है या ये नेगेटिव, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये कौन सा लिगेंड है, हमें इसका नेचर नहीं मालूम यहां पे कि ये पॉजिटिव है या ये न्यूट्रल है। दोबारा से बोलो, हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। दोबारा बोलो, हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि NO acts as a positive ligand and it is decided by its magnetic moment in solid state. क्लियर? मैंने आपको बताया, अभी आपको नहीं पता था, मैंने आपको बता दिया कि यहां NO acts as a positive ligand and it's decided by its magnetic moment in solid state। यानी कि ये पॉजिटिव है, इस बात का पता लगाया जाता है इसके मैग्नेटिक मूवमेंट से, और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्वियस सी बात है सॉलिड स्टेट में ही निकाला जा रहा है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको सबसे पहले हमने डाल दिया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। याद करो जब मैं वीबीटी के ड्रॉबैक पढ़ा रहा था तब भी मैंने सिखाया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद अगर ये मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है तो पैरामैग्नेटिक, अगर ये रिपेल कर रहा है तो डायामैग्नेटिक। तो अपन ने क्या करा, इसको डाल दिया। जैसे इसको डाल दिया तो डालने के बाद इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया तो कंफर्म हो गया पैरामैग्नेटिक है। फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एक मशीन से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उस मशीन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आ गया 3.87। 3.87 आने का मतलब कंफर्म हो गया कि इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन को सेट करना है इसके अंदर, जिससे इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका फिक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसका नेचर भी पता लग जाएगा। ठीक है ना, कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है। अभी मुझे कुछ नहीं पता था, है ना, मैंने नोट कर लिया कि पॉजिटिव लिगेंड है, और ये पता लगा किससे, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट से, जो हमने निकाला सॉलिड स्टेट में। किससे पता चला? ये
मैग्नेटिक मोमेंट से जो अभी हमने निकाला है सॉलिड स्टेट में। क्लियर सबको? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? अब देखो, तो अब मेरे को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना था और ये पता लगाना था कि NO पॉजिटिव है कि नहीं है। तो सपोज मुझे अभी कुछ नहीं पता, मैंने इसको न्यूट्रल मान लिया। अगर मैंने इसको न्यूट्रल मान लिया तो यहां पर ये चार्ज क्या है, 0, ये भी 0, यहां -2 आएगा, तो ये +2 आएगा, तो ये Fe पर +2 चार्ज आएगा। Fe पर अगर +2 चार्ज आएगा तो ये आपका 3D क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो ऑक्टाहेड्रल है तो ये ऑक्टाहेड्रल आएगा, और इस ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड। वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। हाँ या ना? तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरने थे, 1 2 3 4 5। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि ये वीक फील्ड है तो सर इसको हिसाब से क्यों किया, इसके हिसाब से भी तो करो। तो मैंने क्या कहा था आपको कि यार जो ज्यादा होते हैं उससे आंसर दिया जाता है। उस समय बताया था वीक ज्यादा है तो वीक से आंसर निकालना, स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग से निकालना, दोनों बराबर आ गए तो वीक से या स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग से, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो स्ट्रॉन्ग ही ज्यादा होगा ना। तो मैंने कहा था वाटर वीक फील्ड ज्यादा है ये, तो वीक फील्ड से ही भरा। तो इलेक्ट्रॉन भरो मैंने 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही भरते हैं, याद करो। आया ना? 1 2 3 4 5 6 भर दिए। भरने के बाद अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, ठीक है। आया ना? देखो थोड़ा सा इसको समझना, वीक फील्ड होता है तो थोड़ा गैप ज्यादा रहता है इनमें और इनमें, 4s में, क्योंकि वीक फील्ड है ना। ये अब सिचुएशन को देखना जरा, ये आपका +2 माना मैंने तो 3d6 आया, 1 2 3 4 5 6 भर दिया, ये खाली है। अब अगर मैं इसका हाइब्रिडेशन निकालूं तो sp3d2 आ जाएगा, ऐसे कर रहा हूं तब। और मैग्नेटिक मूवमेंट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। मैग्नेटिक मूवमेंट में कितने दिख रहे हैं, 4। तो अगर 4 आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे तो फिर कितना होना चाहिए था, ये 4.90। लेकिन मैंने अभी बोला था कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कितना आया था, वो 3.87, यानी कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए थे, 3। कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 3। तो ये तो मैच नहीं हो रहा, यानी मैं इसको अगर न्यूट्रल मानता हूं तो मैच नहीं हो रहा। न्यूट्रल लिगेंड होता तो 4 आना चाहिए था अनपेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट 3 आ रहा है। अभी 3 आ रहा है तो क्या हो सकता है, इसको न्यूट्रल माना तब तो नहीं हो रहा, तो मेरे को पॉजिटिव मान के देखना पड़ेगा इसको। तो मैंने पॉजिटिव मान लिया। अगर ये पॉजिटिव मान लिया तो एक पॉजिटिव तो ये हो गया। अब इस पर कितना आना चाहिए था, एक पॉजिटिव। एक पॉजिटिव आ गया तो यहाँ 4s1 आएगा, 4s1 आएगा तो यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो इसको खाली करना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो इसको क्या करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। अब खाली करने के 2 तरीके बताए थे, या तो ये आगे जाए ट्रांसफरेंस करे, तो यहां ट्रांसफरेंस नहीं होगा। पूछो क्यों, वीक फील्ड लिगेंड है, ट्रांसफरेंस नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, ट्रांसफरेंस नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। ट्रांसफरेंस क्यों नहीं होगा, पूछो, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब ये कहां जाए, तो आगे तो जा नहीं सकता, तो ये नीचे आएगा। नीचे आने का रीजन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर वो हाई से लो में आएगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो उसके बाद 2 ऑप्शन थे, एक बात यहां आ जाता वो और एक बार नीचे आ जाता। तो सोचो कहां जाने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहां से यहां आने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर ये यहां से यहां आने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो यहीं आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ गया, तो ये खाली हो गया, ये खाली हो गया। अनपेड कितने बचे, 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बचा, sp3d2। देखो ये आया sp3d2,
ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक, म्यू आएगा इसका 3.87, आउटर या इनर, आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वीक फील्ड है, ठीक। और इन दिस कॉम्प्लेक्स NO acts as a positive ligand and it is decided by magnetic moment in solid state। इस कॉम्प्लेक्स में ये NO पॉजिटिव लिगेंड की तरह है, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई क्योंकि इसका 3.87 आ गया। अब क्लियर। Fe, ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe+1। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में कितना आया? +1। और ये +1 आया है इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। ब्राउन रिंग हम सॉल्ट में पढ़ेंगे, तो ये एक रिंग होती है जो बनती है, अगर आप इसको हल्का सा भी हीट कर दो टूट जाएगी तुरंत। तो वहां पर फिर सवाल आएगा कि ये रिंग ज्यादा जल्दी क्यों टूटती है, तो आप बोलोगे क्योंकि Fe+1 में है इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। Fe+1 में है तो सवाल पूछेगा पहला ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछेगा, फटाक से बताओ कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1। NO की नेचर क्या होगी? पॉजिटिव। कैसे पता चला? सॉलिड स्टेट में इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, उससे आइडिया आया। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 3.87। आउटर ऑर्बिटल है कि इनर? आउटर ऑर्बिटल। हाई स्पिन है कि लो स्पिन? हाई स्पिन। ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। इतना आपको अच्छे से याद करना है इसको ढंग से, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होता सब गड़बड़ हो जाएगी। अभी और भी सवाल आएंगे इसमें, नोट करो इसको फटाफट। क्लियर? अगला देखो अब। सोडियम नाइट्रोक्साइड क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। Na2FeCN5NO। यहां पर भी अब मुझे इस NO का नेचर नहीं पता है, अब ये 0 है या पॉजिटिव है हमें नहीं पता, ठीक है। यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कॉम्प्लेक्स को डालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में। हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड में डालते आश्चर्यचकित रह गए हम। पूछो क्यों? क्योंकि इसने मैग्नेटिक लाइंस को रिपल कर दिया। अगर ये रिपल कर रहा है तो कंफर्म हो गया कि ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। क्लियर? तो हमें क्लियर हो गया कि ये डायामैग्नेटिक होना चाहिए। क्लियर? अब इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहां पर Na2 है, यानी यहाँ 2- आएगा। 2- आ रहा है, यहाँ पर 5- है। अगर यहाँ 2- आ रहा है और ये 5- है तो अंदर कितना प्लस होना चाहिए? 3+। इसको हम न्यूट्रल मान रहे हैं भाई। हमने मान लिया कि ये न्यूट्रल है, पहले तो हमने माना न्यूट्रल है। अगर मैं न्यूट्रल मानता हूं तो यहाँ Fe+3 आता है और Fe+3 आएगा तो 3d5 आएगा। साइनाइज इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग करो तो 1 2 3 4 और ये 5, एक अनपेड बच रहा है। अगर मैं इसको न्यूट्रल मानता हूं तो इस पर चार्ज आएगा +3, क्योंकि +3 आएगा तभी ये Cn5- होता है तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ -2 आएगा तभी यहाँ Na2 आएगा।
यहां -2 आएगा तभी यहां -2 आएगा तभी यहां Na2 आ रहा है। तो Fe+3 अगर करता हूं तो ये पैरामैग्नेटिक आ रहा है, तो इसका मतलब ये +2 मतलब +3 तो नहीं हो सकता, ये +2 अगर हो तो यहाँ D6 आएगा, D6 आएगा तो ये आपका G6 आ गया, तो पूरा भर गया तो ये 0 हो गया, अब तो डायामैग्नेटिक हो गया। लेकिन अगर ये +2 करूंगा तो फिर यहाँ -2 कैसे आएगा, जब इस पर प्लस आएगा, यानी फिर से वही बात आई, NO acts as a positive ligand NO acts as a positive ligand, clear? NO acts as a positive ligand and it is decided by its magnetic moment in solid state. NO acts as a positive ligand and it is decided by its magnetic moment in solid state. It is decided by its magnetic moment in solid state. ठीक है, तो अब ये खाली है तो आपको हाइब्रिडेशन ले जाना है S3P, तो ये आपका आ जाएगा D2 sp3 ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक, म्यू इसका 0, और क्या आएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और क्या आएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, D2 sp3 ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक, म्यू 0 और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन। तो यहां पर भी आपको ये पॉजिटिव लिगेंड है, इस बात का पता चला किससे, मैग्नेटिक मूवमेंट से। तो ये दो कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद करना, नहीं तो गड़बड़ करेंगे हर बार आप, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा और ये भूल गए कि NO पॉजिटिव होता है तो गड़बड़ हो जाएगी आपसे। क्लियर सबको? ये दो इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब बताओ CFT तो आती थी, लेकिन अगर मैं ये सवाल नहीं कराता तो शायद आपसे ये सवाल होते ही नहीं। तो मैंने क्या कहा था, CFT ऐसे तो खत्म हो गई, लेकिन बहुत अच्छे सवाल बाकी हैं, और वो अच्छे सवाल बाकी हैं लेकिन वो भी थ्योरी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा भाई। ठीक है, चलो तो दो सवाल आपके खत्म। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे आगे से। अब सवाल पता है क्या पूछ रहा है वो? अब वो सवाल पूछ रहा है कैलकुलेट EAN ऑफ इसका और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करवा रहा है वो आपसे। ठीक है, अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब दिया तो इसमें एक NO की खास बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर NO को आपने न्यूट्रल लिया, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ये न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है, इन दो कॉम्प्लेक्स में तो आपको ये समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव है, इन दो कॉम्प्लेक्स में तो समझ में आ गया पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोई अननोन आ गया तो कैसे पता करोगे आप EN निकालते समय? तो इसको समझना कि NO न्यूट्रल लिगेंड अगर मान रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए इट डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर NO आप पॉजिटिव लिगेंड मान रहे हैं देन इट डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो आप ये लर्न करो अच्छे से कि अगर NO को न्यूट्रल लिगेंड मानना है आपको, आप मान रहे हो आप, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने पड़ते हैं। यानी कि अभी तक आपने देखा था कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि एक लोन पेयर देता है। EN निकालते समय हमने कहा था ना, लोन पेयर एक्सेप्ट करे। EN निकालते समय हमने क्या पढ़ा था? लोन पेयर एक्सेप्ट करे। EN निकालते समय हमने क्या पढ़ा था? लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा हो। लोन पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NO का स्पेशल केस आ गया। क्या स्पेशल केस आया कि अगर आपने NO को EN निकालते समय न्यूट्रल माना, तो आपको उसको मानना पड़ेगा कि इसने मेटल को 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और अगर आप उसको पॉजिटिव मानते हैं तो आपको मानना है कि इसने मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। रिलैक्स। अगर आपको
न्यूट्रल लिगेंड मानना है तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव है तो कितने दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब मैं फिर से कह रहा हूं, अभी डाउट मत लाओ माइंड में, अभी मैंने जो बोला वो लर्न करो कि अगर आप न्यूट्रल मान रहे हो तो 2 दे रहा है, सॉरी 3 दे रहा है, और अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो 2 दे रहा है। क्लियर। अब हम सबसे पहले निकालते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, 3, अगर हम न्यूट्रल मानते हैं तो। अगर हम न्यूट्रल मान रहे हैं तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +2। तो En का फॉर्मूला शायद आप भूल गए होंगे तो मैं दोबारा लिख देता हूं, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। En निकालना था, Z एटॉमिक नंबर होता है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कितनी आ रही है, अभी इसको न्यूट्रल मान रहा हूं मैं, अभी यहां लिख देता हूं व्हेन NO न्यूट्रल। अब हमें थ्योरी पता है न्यूट्रल है तो 3 देगा, न्यूट्रल माना तो यहाँ +2 आएगा तो यहाँ 2 कर दिया, 2 इंटू ये कितने दे रहा होगा, 3, ये तो डायरेक्ट 3 ही लिख दिया मैंने, और ये कितने दे रहा होगा, 5 इंटू 2 यानी कि 10, टोटल करें तो कितना आया, 24 + 13। क्या किया मैंने, ये सही तो है, इसका एटॉमिक नंबर है 26, 37 आ रहा है ना, तो ये 37 आ गया। देखो इसका En, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, 37, क्या आया, 37। अब मैं इसको मानता हूं पॉजिटिव, तो EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, NO के तो 3 लिख दिए, और ये वाटर देगा 5 लोन पेयर, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10। तो यहां आप देखो Z कितना आएगा, सॉरी 26। अब अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो यहां पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया था, +1, तो यहां 1 आएगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, पॉजिटिव मान रहे हैं तो, और ये भी 2 ही दे रहा होगा, तो टोटल ये कितने दे रहा होगा, 10, और ये कितने दे रहा होगा, 2, 12, ये आया 25 + 12 37। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, न्यूट्रल मान रहे हैं तब भी 37 आ रहा है, पॉजिटिव मान रहे हैं तब भी 37 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, NO की नेचर से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, NO की नेचर से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा बोलना, NO की नेचर से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक ऐसा सवाल देगा, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेचर ऑफ लिगेंड यानी NO पे डिपेंड, NO की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो आप ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को टिक करोगे। अब आप सोच रहे होंगे साला ये हुआ कैसे, पॉजिटिव में भी साला वही आ रहा है आंसर, इधर भी वही आ रहा है, मतलब फील नहीं आ रही है सर। अब देखो फील आएगी, जो न्यूट्रल और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है देखना जरा। याद है MOT पढ़ाई थी आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहा था कि इफ मॉलिक्यूल हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर देन इट में अनस्टेबल, फ्रैक्शनल वाला इटसेल्फ अनस्टेबल होता है, वो और स्टेबल होना चाहता है। तो यहां पर इसका बॉन्ड 2 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके NO+ में आएगा, NO+ में आके इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 3 होने के बाद फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा एक साथ, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 1 और ये 2, 3। तो अगर आप न्यूट्रल मानते हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो ये पहले अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए दे रहा है। अब देखो यहां पर क्या हुआ होगा, सोचो, अगर मैं न्यूट्रल मानता हूं तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहीं थे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेटल के पास, वो कहलाएगा उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
अब अगर आप देखोगे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3। तो ये तीनों के तीनों को इसको दे देगा वापस। लेकिन आप मान रहे हो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मानने पर क्या हो रहा है सोचना। न्यूट्रल मान रहे हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2, न्यूट्रल मान रहे हो तो। अब आपने मान लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव मानते इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था पता है आपको? 1। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको पकड़ा दिया था। तो +2 से ये हो गया +1 और ये हो गया प्लस, और फिर इस प्लस ने दिया इसको इलेक्ट्रॉन, तो भाई अल्टीमेटली तो 3 ही दिए ना उसने। देखो ध्यान से, जब आप इसको न्यूट्रल मान रहे हो तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? -2 कर रहे हो, क्योंकि आप यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हो। लेकिन जब आप पॉजिटिव ले रहे हो तो यहां -1 कर रहे हो, यानी कि यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हो। यानी कि कुल मिला के Fe पर तो 24 इलेक्ट्रॉन ही है, ये तो 24 आए तो यहां 13 आ रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो NO का मान रहे हो यहां पे। अब उसने इसको दे दिया तो यहां 25 आ गए, यहां एक कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिया ना। क्लियर? तो NO की नेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको 2 से 3 बार रिकॉर्डिंग को ढंग से सुनना जो मैंने बोला है, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। मैं एक बार और ढंग से बोल देता हूं। पहला, NO की नेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। हाइब्रिडाइजेशन पे पढ़ रहा था, वो अलग चीज है। अब आओ EN, क्यों नहीं पढ़ रहा वो मैंने समझाया कि अगर आप न्यूट्रल मानते हो तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसमें से पहला इलेक्ट्रॉन वो इसको पकड़ा देता है और फिर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो अल्टीमेटली इसके पास 3 आते हैं। ठीक है? अब अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हो तो 1 प्लस यहां मान रहे हो, तो इस पर Fe पर 1 ही प्लस आता है, 1 ही प्लस आएगा, तो इसके पास अभी 26 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने काउंट होंगे? 25। अगर आप इसको न्यूट्रल मानते हो तो इस पर +2 आ रहा था, +2 आ रहा था तो इस पर 24, तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो इधर काउंट कर लो या इधर काउंट कर लो। समझ गए? तो इसलिए EN का नेचर डिपेंड नहीं कर रहा है NO पर। ठीक, अगला देखो, अब किसका निकाल रहे हैं अपन? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का। फिर से वही बात है, अगर आप न्यूट्रल मानो न्यूट्रल मान लिया इसको, तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है सोचो? +2 या +3? +3 आएगा, क्योंकि यहां -2 आ रहा है, -2 आ रहा है 5 में से, 3 प्लस घटे 5 माइनस से, तो 2 माइनस आएगा यहाँ, तो यहाँ पर आ रहा है आपका +3। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 10, 5 × 2 10, और ये आपने क्या माना है? न्यूट्रल, तो कितने देगा? 3। 26 में से 3 गए तो 23, 23 + 13 करो कितना हुआ? 36। अब आपने मान लिया न्यूट्रल की जगह इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव माना तो क्या हुआ? 26, पॉजिटिव माना इसको तो 1 प्लस यहाँ आ गया, यहाँ कितना प्लस आएगा? फिर 2 प्लस, क्योंकि टोटल 3 प्लस होने चाहिए, तो यहाँ आएगा 2 प्लस, ये तो 10 का 10 ही देगा, इसको पॉजिटिव मान लिया आपने, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। तो अब देखो कितना हुआ है? 24 + 12 36, यानी कि यहां पर NO का जो नेचर है वो डिपेंड नहीं किया। क्लियर? मिटा दूं? तो अब आपको कभी भी अगर निकालना हो तो आप न्यूट्रल मान के निकालना और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा देना बस। क्या बोला जल्दी बताओ? न्यूट्रल मानना और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कराना। जैसे आपसे एक पूछेगा ये वाला सवाल, इसका बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी EN ऑफ Fe, क्या बोल रहा है वो? EAN ऑफ Fe। अब मैंने क्या कहा आपसे कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और उसको छोड़ के बाकी सब में आपको न्यूट्रल मानना है, और न्यूट्रल मानना है तो कितने देगा? 3। अच्छा, वैसे यहाँ न्यूट्रल भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस नहीं आ रहा, यहाँ चार्ज है ही नहीं कुछ, तो इसका चार्ज 0 है। अगर ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3, यानी 26 प्लस 3 × 2 यानी कि 6, प्लस ये 2 × 2 कितना आया? काउंट करो, 26, 3 दूनी 6, और ये 2 4,
36। तो इस कॉम्प्लेक्स का 36 आ गया क्योंकि यहां NO न्यूट्रल था। क्लियर? यहां कोई चार्ज नहीं था तो NO न्यूट्रल था, और न्यूट्रल था तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 36 आएगा। अब इस प्रॉपर्टी पर सवाल कैसे आते हैं वो समझो। अब आपको सवाल देगा, देखना क्या। आपसे बोला है इन दोनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन सही है। अब आपको सोचना है, ऐसे सवाल भी आएंगे कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन सही है। क्या बोला उसने, बताओ। इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन सही है। अब आपसे पूछ लिया, अब कैसे करें। क्या बोला, जल्दी बताओ। अब कैसे करें। फंस गए। सिंपल है। इसका EN कितना होता है बताओ, 36। NO कितने इलेक्ट्रॉन देगा अगर ऐड होगा तो 3। 2 NO कितने देंगे, 6। यानी कि इसका अगर 36 है और ये एंटर कर रहा होगा अंदर तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए, तभी तो रिएक्शन में 36 मेंटेन रहेगा। क्योंकि मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स हमेशा ट्राई टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, तो इसको अगर ऐड भी कर रहा होगा ना वो अपने अंदर, तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रखते हुए ही करेगा। अगर वो वायलेट हो रहा है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तो लेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जब ये एंटर कर रहा होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा मेटल को, तो मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए 3 CO हटाने पड़ेंगे उसको। 6 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अंदर से 3 CO भगाना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यही कॉम्प्लेक्स था जिसका मैंने अभी EN पूछा था आपसे। ये रिएक्शन गलत है। जबकि आप स्टाइकियोमेट्री से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 हैं तो 2 ही अंदर जाएंगे और 2 बाहर आ जाएंगे। नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से करोगे आप तो ये गलत हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी। कैसे करना है समझ में आ गया? बोलो, किस तरह से करना है समझ में आया? अरे हाँ तो बोल दिया करो यार। किस तरह से करना है समझ में आया? क्लियर?
अगला हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आखिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कलर है वो कैसे आएगा? तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कलर आता है डी डी ट्रांजिशन से। हमारे पास डी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 डी ऑर्बिटल होते हैं, एक नीचे वाला T2G और एक ऊपर वाला EG। फील आ रही है? ये भी डी होता है T2G और EG भी डी होता है, तो ये कहलाता है डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, यहां से वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा, उससे एक एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में आ गई तो कलर आ जाएगा। वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में आ गई तो कलर आ जाएगा, वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में आ गई तो कलर आ जाएगा। तो ट्रांजिशन कैसे बोलेंगे? डी डी ट्रांजिशन। अब डी डी ट्रांजिशन जो होता है वो कब होता है? D1 से लेके D9 तक पॉसिबल है वो, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपको D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन दिख गया तो आप उस कॉम्प्लेक्स को कलरफुल बोल सकते हैं। ठीक है, और कलरफुल होगा और उसका रीजन आपसे बोला जाएगा डी डी ट्रांजिशन। D0 एंड D10 ये होंगे कलरलेस, क्योंकि इनमें कभी डी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तो D0 इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कहां से कराओगे ट्रांजिशन, दूसरा D10 है पूरा भरा हुआ है, तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। डी फुल भरे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा, तो इसलिए डी कलरलेस होंगे। D1 से D9 हमेशा कलरफुल होगा, एक को छोड़ के, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी जो है विजिबल रीजन में लाई नहीं करी। अब ये मत कहना साला रटना पड़ रहा है। अब यार ये तो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट है। ये तो हमने थ्योरी तो पढ़ी है ना कि ट्रांजिशन होगा, विजिबल रीजन में आएगा तो कलर बोल देंगे। तो D1 से D9 सब में कलर होता है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, तो इसलिए क्या बोल दिया अपन ने? इसको कलरलेस। तो ये कॉम्प्लेक्स अब आपको एक तरह से याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन वर्ड मत बोलना प्लीज, इसको बोलना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, अब ये पूरी थ्योरी से अलग है, इसलिए हमने इसको स्पेशल लिख दिया इंपॉर्टेंट। ये भी एक्सप्लेनेशन होगा इसका, लेकिन वो अलग थ्योरी में चला जाएगा, वो थ्योरी सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको छेड़ नहीं रहे। हाँ, इतना समझ रहे हैं कि इसका विजिबल रीजन में लाई नहीं किया इसलिए कलर नहीं आया। तो अगला डाउट जो होगा हमारा वो होगा कि विजिबल रीजन में लाई क्यों नहीं किया, उसका एक्सप्लेनेशन अलग थ्योरी में आएगा। तो वो थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, है ना। तो एक्सेप्शन नहीं है, बस ये है कि यहां इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट इज नॉट अ एक्सेप्शन। इसको ऐसे बोला जाता है कि यहां इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। राधिका जी समझ में आ रहा है आपको? अभी आप भी बोलेंगे एक्सेप्शन है, मैंने मना किया, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। क्लियर? तो ये आपके कलर सिंपल सिंपल आपको याद हो। अगर कभी मान लीजिए किसी मेटल में Dn और D10-n आ गया तो फिर सेम कलर होगा। कॉम्प्लेक्स का कलर क्या आ जाएगा? सेम। Dn और D10-1n मतलब अगर मैं यहां पर 1 लिखूं और यहां D9 लिखूं तो इन दोनों का कलर सेम आ गया कॉम्प्लेक्स में। यहां मैं D3 लिखूं तो D3 और D7 का जो कलर आएगा वो सेम आ जाएगा। यहां D3 लिखूं और अगर D3 लिखूं तो यहां पर क्या आएगा? कलर सेम आएगा। तो आपको अगर मान लीजिए ऐसे सवाल दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज सेम कलर, पेयर बना करके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैज सेम कलर, तो आपको कलर तो याद होंगे नहीं। आपको डाउट क्या आएगा? सर इसका कलर क्या होगा, मुझे क्या पता, सर इसको ये ग्रीन है, मुझे क्या पता। तो अब आपसे ये नहीं पूछा इसका कलर क्या है, उसने पूछा कि किन का कलर सेम है। तो इसकी थ्योरी है फिक्स कि अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है तो आपको निकालना पड़ेगा। आपने एक कॉम्प्लेक्स निकाला, उसमें एक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसका D3 आ गया, उसी का जो पेयर है उसमें जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो मेटल है उसका आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाला और वो आ गया आपका D7, तो आप बोलोगे इन दोनों पेयर के, इन दोनों कॉम्प्लेक्स का कलर सेम होगा। क्या होगा ये नहीं पता,
कलर थोड़ी बता सकता हूं, जो भी होगा वो सेम होगा। तो आप कलर नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा है, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि सेम होगा। थ्योरी समझ में आई इसकी? फिक्स हो गई ये पार्ट। एक पार्ट तो क्लियर होगा माइंड में, बोलो एक पार्ट क्लियर किया नहीं किया माइंड में? क्लियर कर लिया, डाइजेस्ट हो गया माइंड में। कलर कौन सा है ये नहीं बताऊंगा, सेम है ये बताऊंगा। FeF6-3 कलरलेस होगा, बाकी सब D1 से D9 जितने होंगे वो कलर होंगे। D0 कलरलेस, D10 कलरलेस। इस तरह के सवाल आएंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स में। उसने आपको एक सवाल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और सॉल्ट्स आर कलरलेस, कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स या सॉल्ट है जो कलरलेस हैं। अब आपको थ्योरी पता थी कि D0 कलरलेस होता है, D10 कलरलेस होता है, D1 से लेकर के D9 कलरफुल होते हैं। तो जब मैंने इसको दिखाया स्कैंडियम, तो मुझे पता था स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2। वाटर पे कोई चार्ज नहीं है तो स्कैंडियम पर कितना चार्ज आया? +3 आया तो ये क्या आएगा? D0। स्कैंडियम +3 आया तो ये क्या आएगा? 3D0। तो ये D0 आ गया, D0 आ गया तो ये कलरलेस है। तो आंसर में एक तो ये जाएगा कलरलेस। जिंक की बात करो, जिंक में 2 Cl है यहाँ पे, तो जिंक पर क्या आएगा? +2। जिंक +2 आते ही 3D10 आएगा। D10 है तो ये भी कलरलेस है। यहाँ कोबाल्ट, इस पर 3 Cl है तो 3+ आएगा, कोबाल्ट 3+। तो आपको पता है कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7 4s2। तो 4s2 हट गया, 3D7 में से एक हट गया तो 3D6 बचा। मैंने आपको सिखाया था कि D1 से लेके D9 कलरफुल होते हैं, तो ये कलरफुल होगा D6। तो ये आंसर नहीं है। Cu पर 1 Cl है, 1+ आएगा तो Cu+ आ गया। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 होता है, कॉपर प्लस बनाएंगे तो 4s1 हट जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पहले s में से निकालते हैं, अगर आपने d में से पहले निकाल दिया तो आपके इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे सारे। तो +1 है, एक निकाल दिया तो D10 आ गया, D10 आ गया तो कलरलेस। हमारे यहाँ कलरलेस और वाइट को एक ही बोला जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि ZnCl2 इज वाइट, इट इज करेक्ट, यस, क्योंकि ये कलरलेस है, D10 है। CuCl इज वाइट, या वाइट, क्यों? क्योंकि D10 है। हमारे यहाँ कलरलेस और वाइट एक ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बनेगा तो ये आएगा आपका A, B और D। तो A, B और D कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो A, B, D सेकेंड ऑप्शन। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आप कर देंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से। ये तो सिर्फ एक पार्ट खत्म हुआ है अभी। क्या बोला? एक पार्ट। अब अगला पार्ट आएगा कि कैसे कैसे सवाल पूछेगा और सेकंड वो देखना।
अब आपको क्या करेगा, तीन कॉम्प्लेक्स दे देगा वो आपको, तीन कॉम्प्लेक्स दे दिए, ये तीन कॉम्प्लेक्स दे दिए, डस्टर ले लो, ये एक टेस्ट ट्यूब है, एक और टेस्ट ट्यूब है और एक और टेस्ट ट्यूब है, तीन टेस्ट ट्यूब ली और वो पीछे मुड़ गया ऐसे। पीछे मुड़ने के बाद उसने ये तीन कॉम्प्लेक्स लिए और तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। तीनों टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसने तीनों टेस्ट ट्यूब आपके सामने रखी। अब आपके सामने तीनों कॉम्प्लेक्स डले हुए हैं इन तीनों टेस्ट ट्यूब में, और अब तीनों टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो क्या दिख रहा है, रेड, ब्लू और ग्रीन। आप फिर से सवाल को समझना, आपको एग्जामिनर ने बुलाया, आपको तीन टेस्ट ट्यूब दे रहा है, वो तीन टेस्ट ट्यूब देने से पहले वो पीछे मुड़ा, उसने आपको दिखाया नहीं, उसने ये तीन कॉम्प्लेक्स लिए और तीनों कॉम्प्लेक्स को अलग अलग, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में एक कॉम्प्लेक्स डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में दूसरा डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में तीसरा डाल दिया। आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स किस टेस्ट ट्यूब में डाला ये नहीं दिखा है। क्या बोला बताओ मैंने, आपको किस कॉम्प्लेक्स को किस टेस्ट ट्यूब में डाला वो नहीं दिखा। अब सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, तीन टेस्ट ट्यूब और आपको तीन कलर दिख रहे हैं, एक कलर, एक टेस्ट ट्यूब में रेड कलर दिख रहा है, एक में आपको ब्लू दिख रहा है, एक में ग्रीन दिख रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो कि कौन सा कलर किस कॉम्प्लेक्स की वजह से आया है। चीटिंग है ये, चीटिंग। कॉम्प्लेक्स दिखाया नहीं हमें और हमें कैसे पता चलेगा साला कि ऐसे डाल के छुपा के डाल दिया और हमसे बोल रहे कलर बताओ। चीटिंग है ये, नहीं बताना तो ऐसे ही बोल दो, मार्क्स नहीं देने मत दो। चीटिंग तो मत करो, टीचर हो के चीटिंग करते हो इतने मासूम बच्चों से, ऐसे सानिध्य जैसे बच्चे से चीटिंग कर रहे हो आप। देखो इसके मासूम से बच्चे को, है उस स्नेहाशीष घोष को देखो, इतना सिंपल घोष बाबू, इतना मासूम बेचारा, उस घोष को तुम घोष बना रहे हो। एग्जामिनर ने कहा पागल हो गया साले, पढ़ के नहीं आया क्या, चल बता आंसर। तो देखो अब सवाल कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर हमें दिखता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से दिखता है। किससे? एब्जॉर्प्शन से, यानी कि इसने कुछ कलर एब्जॉर्ब किए होंगे, उनका कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, ठीक है ना। तो अपन ने एक बार पहले भी पढ़ा था एमओटी में कि हमारे पास कुछ कलर होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, VIBGYOR, और हमने बताया भी था कि इनको अगर इस तरह से एक सर्कल में बना दें तो ये आएगा VIBGYOR, विब्जियोर। और हमने कहा था कि अगर कोई वॉयलेट इंडिगो को एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो दिखेगा, अगर वो येलो को एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट इंडिगो दिखेगा, ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखेगा, रेड को एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन, और ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड। और अगर इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, न्यू कम होगा और ई कम होगा। लैम्डा बढ़ेगा, न्यू कम होगा और ई कम होगा। क्लियर सबको? अब मेरा मतलब ये था कि मेरे को अगर ये दिख रहे हैं तो क्लियर माइंड में होगा कि इनके कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब किए गए होंगे। तो आपको सबसे पहला स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री बनाने इनके, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लिखना। ये कलर तो थे ऑब्जर्व कलर, और अब हमें कौन से कलर लिखने हैं? एब्जॉर्ब्ड कलर। एब्जॉर्ब्ड रेड का कौन सा हुआ होगा? रेड अगर दिख रहा है तो ग्रीन एब्जॉर्ब किया गया होगा, ब्लू दिख रहा है तो कौन सा एब्जॉर्ब किया गया होगा? ऑरेंज। कहां गया? ब्लू है ना। और ग्रीन अगर दिख रहा है तो रेड एब्जॉर्ब किया गया होगा। क्लियर सबको? अब आपको ये देखना है कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है। ये तो जब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है M,
En प्लस माइनस थी, इसमें dd ट्रांजिशन होगा। ये जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि En इज SFL, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां से यहां जाएगा तभी तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। दूसरा आएगा वाटर। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना एनसीईआरटी से। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न कर लेना एनसीईआरटी से। तो जब वहां लर्न करोगे तो वाटर और बीआर में से सबसे आगे आए, मतलब वाटर और बीआर में आगे कौन आएगा? वाटर, यानी कि बीआर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो। वैसे तो वाटर भी वीक फील्ड होगा, ये भी वीक फील्ड होगा, लेकिन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो वाटर कम वीक फील्ड है। तो जब कम वीक फील्ड है तो वाटर का जो गैप है वो ये आएगा, और जब बीआर लेंगे तो फिर ये आएगा और कम। थोड़ा एक काम करें और बढ़ा लें इसको, ये आएगा, इसमें ये आएगा और इसमें बहुत कम आएगा। ये क्लियर हो गया? ये एनर्जी गैप होता है, यानी कि जब En में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो इतनी एनर्जी लेगा, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जाएगा तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा, मतलब सबसे कम वेवलेंथ लेगा, क्योंकि अगर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो वेवलेंथ कम लेगा। तो इन तीनों में से जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स। इसकी सबसे कम वेवलेंथ है क्योंकि ये ग्रीन, ये रहा, ग्रीन के बाद ऑरेंज आता है फिर रेड आता है, तो ग्रीन ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ? ग्रीन कलर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, सो इट इज रेड इन कलर। क्योंकि अगर कोई ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा होगा मेरे भाई, ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो वो रेड दिख रहा होगा। इसका मतलब जो रेड वाला कलर है या टेस्ट ट्यूब जिसमें रेड कलर आ रहा है वो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आ रहा है। दोबारा समझेंगे आराम से। हमने कहा कि ये तीन कॉम्प्लेक्स को डाल दिया उसने तीन टेस्ट ट्यूब में, मुझे नहीं पता किसमें कौन सा डाला, छुपा के डाल रहा था। फिर मुझे तीन टेस्ट ट्यूब नजर आई जिसमें तीन कलर थे, एक में था रेड, एक में था ग्रीन, एक में था ब्लू। मुझसे पूछा बता किस कॉम्प्लेक्स का कलर किस में है, तो मेरे को इतना याद था कि जो कॉम्प्लेक्स का कलर आता है वो एब्जॉर्प्शन से आता है, यानी कि जो कलर दिख रहे होंगे वो कलर तभी आए होंगे जब इनके कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब किए गए होंगे। तो मैंने फर्स्ट स्टेप किया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा। फिर अगला डाउट, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको कैसे पता चले? तो ये विब्जियोर होता है, विजिबल रीजन के कलर हैं ये। इनको अगर मैं ऐसे रिंग बना दूं एक और इनको ऐसे लिख दूं तो वॉयलेट इंडिगो के सामने येलो आएगा, तो येलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। इस सर्कल से हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई वॉयलेट इंडिगो एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो दिखेगा। मतलब उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर कोई येलो दिख रहा है तो उसने ये एब्जॉर्ब किया है, कोई रेड दिख रहा है तो उसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया है, कोई ब्लू दिख रहा है तो उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है, कोई ग्रीन दिख रहा है तो उसने रेड एब्जॉर्ब किया है। तो रेड दिख रहा है तो ग्रीन एब्जॉर्ब किया है, ब्लू दिख रहा है तो ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है, ग्रीन दिख रहा है तो रेड एब्जॉर्ब किया है। ये कलर थे ऑब्जर्व्ड जो दिखाई दे रहे थे, ये कलर मैंने लिखे जो एब्जॉर्ब्ड किए हैं। तो मेरा अगला स्टेप क्या था कि किसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब्ड किया है। अगला क्या था? किसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब्ड किया है। अगला क्या बताओ? किसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब्ड किया है। तो मैंने तीनों कॉम्प्लेक्स को लिखा, लिखने के बाद मैंने देखा En सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा गैप तो यही होगा। यहां गैप ज्यादा होगा तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जब जाएगा ट्रांजिशन करने dd ट्रांजिशन,
तो यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी गैप ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा लेगा। जो ज्यादा एनर्जी लेगा, जो ज्यादा एनर्जी लेगा उसकी वेवलेंथ कम होती है, क्योंकि रिलेशन उल्टा होता है इनमें। तो वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करेगा। तो इन तीनों में से जो एब्जॉर्ब करेगा उसको देखो वेवलेंथ किसकी सबसे कम है। इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है, तो ग्रीन वाले की वेवलेंथ कम आई, क्योंकि ग्रीन फिर ऑरेंज फिर रेड, ग्रीन वाले की सबसे कम आई। तो ग्रीन वाला ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि ग्रीन कलर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, सो इट इज रेड इन कलर, यानी कि इसका कलर है वो रेड टेस्ट ट्यूब में। अब सेकंड वाले पे आओ, तो ये वाला तो खत्म हो गया, अब ये दो बचे। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसके रेस्पेक्ट में, तो यानी कि अगला जो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी ज्यादा लेगा इन दोनों में से ये, तो इसका मतलब वेवलेंथ कम आएगी। तो इसको छोड़ दो, इन दोनों में से कौन सी वेवलेंथ है जो कम है, ये वाली, तो यानी कि ये वाली एब्जॉर्ब कर रहा होगा ये। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, ब्लू, सॉरी ब्लू क्या, ऑरेंज ऑरेंज एब्जॉर्ब्ड बाय this complex, so it is blue in color। इधर बताओ, तो फिर ये तो बचा, इसने क्या किया होगा, रेड एब्जॉर्ब किया होगा, रेड एब्जॉर्ब्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, सो इट इज ग्रीन। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब एक की पॉइंट बन गया, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां एनर्जी गैप ज्यादा होगा, यानी वो कम वेवलेंथ वाले को एब्जॉर्ब करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नोट करके लिख लेना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कम वेवलेंथ वालों को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं, यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स में हटा देता, यहां लिगेंड लिख देता, यहां पर मैं उल्टा पुल्टा कुछ भी, पहले आप नोट करके लिखो जो मैं बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कम वेवलेंथ वाले को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब देखना इसका मतलब सवाल इस पर कैसे पूछेगा। अब देखो ये नेचर ऑफ लिगेंड बता दी उसने, पूछा कि वो कह रहा है कि अगर L1 एब्जॉर्ब कर रहा है ग्रीन कलर, L2 एब्जॉर्ब कर रहा है ऑरेंज, L3 एब्जॉर्ब कर रहा है रेड कलर, ये से सवाल बनाएगा और आपसे बोलेगा नेचर ऑफ लिगेंड बताओ कौन सा लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो आपको ऐसा करना है, सबसे पहले VIBG ये बनाना है। लेफ्ट से राइट गए आप, लेफ्ट से राइट जाते लैम्डा बढ़ेगा, न्यू कम होगा और एनर्जी कम हो जाएगी। लैम्डा बढ़ेगा, न्यू कम होगा और ई भी कम होगा। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ग्रीन है, वेवलेंथ क्या है इसकी, ग्रीन। यहां पर ये कर रहा है ऑरेंज, तो ये ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है ये आपका कौन सा कर रहा है, रेड।
तो जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वेवलेंथ ज्यादा इसके अंदर आ रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी कम आएगी, एनर्जी कम आएगी तो ये वीक फील्ड होगा। ये कम वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कम वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या निकला, कम वेवलेंथ है, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा इससे आएगी, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो L1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो ये आएगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो कम वाली को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो कम वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये आपका एक पार्ट खत्म हुआ कलर का, तो आगे नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, दोबारा देखना अच्छे से इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी और सवाल कराऊंगा अच्छे अच्छे और